हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का 8th चैप्टर करेंगे। पहले हमने 7 चैप्टर कर लिए हैं और उसमें हमने जो लास्ट चैप्टर किया था उसमें हमने ये देखा था कि अशोक का जो राज्य था उसको साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो अशोक का जो भी साम्राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भी उसका पूरा प्रबंध था, मतलब उसके साम्राज्य के बारे में हमने देखा था बेसिक सारा कुछ। अब हम बात करेंगे खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। खुशहाल गांव मतलब जहां पर सभी लोग खुश हों, समृद्ध शहर मतलब जहां पर हर एक प्रकार की चीज़ मिल जाए, जहां पर किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। तो ऐसे कुछ शहर और गांव भी थे। तो सबसे पहले हम लोहे के औजार और खेती के बारे में बात करेंगे। अगर आज हम बात करें लोहे की, तो आज हमें हर एक चीज़ में, हर एक काम में लोहे का प्रयोग दिखता है। और इस उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश ये सभी क्षेत्र आते थे, तो इस सभी में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिलते हैं। महापाषाण कब्रें मतलब जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर थे, जो पत्थरों का समय था, उस समय पर जो कब्रें बनाई जाती थी उसमें लोहे के औजार मिले हैं, हथियार बहुत बड़ी संख्या में मिले हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों का जो प्रयोग था वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, ऐसे कुछ एविडेंस मिले हैं। जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हल। अब हम धीरे मतलब पीछे देखा था कि हमने जो लोहे की जो भी सिंचाई या कुछ भी भूमि कृषि वगैरह करने के लिए जो भी हथियार यूज़ होते थे वो लकड़ी के बने होते थे, लेकिन अब क्या धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा था, और परिवर्तन ऐसा कि ये अभी लोहे के हल वगैरह बनाए जाने लगे थे। ये आप देख सकते हैं पिक्चर्स में। ये हैं जैसे हंसियाँ हैं, कुल्हाड़ी है और संडसी है, तो ये सभी लोहे की बनी हुई हैं। तो आप भी घर में भी आज हम देखते हैं, आपने कभी देखा होगा, मतलब सोचा ही होगा कि जो हम व्हीकल यूज़ करते हैं उसमें कितना लोहे का प्रयोग होता है। हर एक चीज़ में, हर एक जगह पर आज लोहे का प्रयोग देखने को मिलता है, लेकिन इतने हज़ार साल पहले ये बहुत रेयर मिलता था। मतलब बहुत धीरे धीरे इसको परिवर्तन आने लगा। पहले लोग मिट्टी के हल बनाते थे, खेती करने के लिए मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोहे का प्रयोग होने लगा था। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था भी चलनी शुरू हो गई थी। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। मतलब कि जहाँ पर राजा और जो राज्य थे बने हुए थे, जो राजा थे उनके जो भी क्षेत्र थे, वहाँ पर समृद्ध अगर हर एक चीज़ की उन्हें अपनी ज़रूरत की चीज़ या हर एक वस्तु ना मिल पाए तो वहाँ पर वो नहीं टिक सकते थे। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई के महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होती है। धीरे धीरे फिर जो शासक थे उन्होंने सिंचाई के जो भी नहरें, कुएँ, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए, तो सारे कुछ आर्टिफिशियल तरीके से सिंचाई, तो ये सभी धीरे धीरे जो शासक थे उन्होंने बनवाने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में रहने के लिए हर एक चीज़ की ज़रूरत होती थी। यहाँ पर देखिए, ये दिया हुआ एक चार्ट, इसको फिल करना है। फिल ऐसे करना है कि कुछ इसमें वाक्य भरे हुए हैं, लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर ऊपर दिए हुए हैं 4 वाक्य, उनको ऐसे फिल करना है कि जैसे जैसे परिवर्तन हो रहे थे तो उसी प्रकार से इन्हें लिखना है। लिखेंगे नहीं, खैर हम ऐसे ही देख लेते हैं। देखो, राजा को सेना, महल, किले बनवाने के लिए धन चाहिए था, फिर वो किसानों से कर लेते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कर अदा करने के लिए किसानों को क्या करना था, उत्पादन बढ़ाना था, है ना। उत्पादन कैसे संभव था, सिंचाई से संभव था। तो फिर क्या किया लोगों ने, राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और फिर धन खर्चा। उससे क्या हुआ, किसानों को लाभ मिला और उनकी उत्पादकता की जो अनिश्चितता थी वो कम होती गई। फिर कृषि उत्पादन बढ़ा और राजस्व भी बढ़ा। फिर लोगों ने क्या किया, मतलब लोगों के द्वारा परिश्रम किया गया। तो इसी तरह जो मतलब कि परिवर्तन थे वो ऐसे आ रहे थे। पहले राजा ने क्या बनाए, सेना, महल, किले बनाए। उसके बाद उन्हें अपनी सेना रखने के लिए कर चाहिए था, संसाधनों की ज़रूरत थी। फिर उन्होंने हर एक वस्तु पर, हर एक व्यक्ति पर कर लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर उन्हें लगा कि जो कर है वो किसान तभी दे पाएंगे जब उनकी फसल अच्छी होगी। फसल अच्छी करने के लिए उन्हें उत्पादन अच्छा करना था। फिर राजाओं ने ही उनकी मदद की सिंचाई में। सिंचाई हुई धीरे धीरे, फिर लोगों ने मेहनत की और मेहनत करते करते ऐसे उनकी जो उत्पादकता है वो बढ़ती गई। तो इसी तरह खुशहाल राज्य बनते गए। अब देखिए, गांव में कौन लोग रहते थे।
जब हम इस उपमहाद्वीप की बात करते हैं तो साउथ और जो नॉर्थ के पार्ट्स हैं उसमें अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र के जो बड़े भूस्वामी थे, मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि होती थी, उनको वेल्ला कहा जाता था। साधारण हलवाहों को उनवार, और जो भूमिहीन होते थे, मतलब जिनके पास कोई ज़मीन नहीं होती थी, वो होते थे कडेसियार और अधिमई कहलाते थे। तो ये होते थे अलग अलग प्रकार के जो लोग रहते थे गांव में। देश को जो उत्तरी हिस्सा है उसमें गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। मतलब जो ग्राम का प्रधान होता था उसको ग्राम भोजक कहा जाता था, और एक ही परिवार के लोग इस पर बने रहते थे, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। यानी कि यह पद क्या था, आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, जिसके पास सबसे ज़्यादा भूमि होती थी। आज जैसे गांव में होते हैं नंबरदार वगैरह, है ना, तो उनके पास क्या होता है, भूमि ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से उनको बनाया जाता है प्रधान वगैरह, और फिर यही उनकी फैमिली से ही कोई ना कोई बनता रहता है। इसके अलावा प्रभावशाली होने के कारण राजा कर वसूलने का काम भी इन लोगों को देते थे, न्यायाधीश का, और कभी कभी ये पुलिस का काम भी कर लेते थे। किसी के बीच कोई झगड़ा हो गया या कुछ भी, तो ऐसे ये छोटे मोटे जो भी निपटारा कर लेते, जो भी छोटे मोटे झगड़े होते थे। ग्राम भोजकों के अलावा जो स्वतंत्र कृषक भी होते थे, मतलब कि जो आज़ाद होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे, इनमें ज़्यादातर छोटे किसान थे। इसके अलावा कुछ स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास और कर्मकार आते थे, मतलब जो काम करने वाले या दास होते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। तो ऐसे व्यक्ति इनमें होते थे। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। मतलब गांव में सिर्फ कृषि नहीं रहते थे, उसके अलावा और भी बहुत लोग रहा करते थे, जैसे कि लोहार लोहे का काम करने वाला, कुम्हार बर्तन बनाने वाला, बढ़ई लकड़ी का काम करने वाला, बुनकर जो कपड़े वगैरह बुनने वाले, तो और इसके अलावा शिल्पकार भी होते थे। अब देखिए, प्राचीनतम तमिल की रचनाएँ हमें मिलती हैं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है, तो इनको याद रखिएगा। जो तमिल में हमें प्राचीन रचनाएं मिलती हैं उनको संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी, इसलिए इन्हें संगम कहा जाता है, क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ पर किया गया वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। मतलब गाँव में जो रहते थे उन्होंने तमिल नामों का जिस तरह से उल्लेख किया है, तो वो संगम जो साहित्य है उसमें पाए जाते थे, तो इसी वजह से उसे संगम कहा जाता है। अब देखिए, नगरों में कुछ कहानियाँ थी, यात्रा विवरण और मूर्ति कला या पुरातत्व, ये सब पे हमें क्या पता चलता है। जातक तो हमने पढ़े थे, जातक, है ना, ये वो कहानियाँ हैं जो कि आम लोगों में प्रचलित होती थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया, मतलब इनको इकट्ठा किया, सभी से जो अलग अलग कहानियाँ लेकर रख ली। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें ये बताया गया कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है, मतलब एक गरीब व्यक्ति कैसे अमीर बनता है। तो एक निर्धन की चतुराई है ये, यहाँ पर एक स्टोरी है। अब देखिए, एक शहर में एक गरीब युवक, मतलब कि जो एक व्यक्ति था वो रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा और कुछ भी नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया था। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई जिसका राजा का बगीचा टूटा, टहनियों और पत्तों से भर गया। उसका माली इसे साफ करने की बात से परेशान उठा। युवक ने फिर माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली फिर तुरंत मान जाता है। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को ये कहकर इकट्ठा कर लिया कि हर एक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही उसने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का जो कुम्हार बर्तन पकाने के लिए ईंधन की तलाश कर रहा था, उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए थे। अब उस युवक ने एक योजना बनाई। बड़े बर्तन में एक पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। तो खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा, मैं आपको ये तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। तो उसने उन्हें होल्ड पे रख दिया कि जब मुझे हेल्प की ज़रूरत होगी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती कर ली। उस दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है।
ये सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी ना बिक जाए। तो उसने कहा, जब तक मेरी घास नहीं बिकती आप अपनी घास तब तक ना बेचना। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास ना मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। तो इसी तरह क्या हुआ कि वो युवक जो था वो अमीर हो गया। तो ऐसी हमें जो जातक कहानियाँ मिलती हैं, मतलब कैसे लोग गरीब से अमीर हो रहे थे। फिर प्राचीन नगरों के बारे में कुछ हमें और स्रोतों से भी पता चलता है। शहर, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। मतलब कला के अकॉर्डिंग वो कला हम देखते हैं, कई गुफाओं में कहीं पर ऐसी मूर्तियां मिलती हैं जहां पर क्या है, कलात्मक तरीके से जो भी जंगलों का जीवन होता था उनको उकेरा जाता था। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंबे या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां पर लोग आते थे। मतलब जो मूर्तियां बनाई जाती थी इनको रेलिंग पर, खंबे पर या फिर प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था। तो ऐसे में जो भी हमें एविडेंस मिलते हैं उससे हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इतिहास के बारे में पता चलता है। अब ये देखिए, ये है यहाँ पर आप देखिए, पहले ये है दिल्ली में मिला वलय कूप। तो ये वलय कूप बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये हड़प्पा की जल निकासी से कैसे डिफरेंट है ये भी आप मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखिए, ये सांची की मूर्ति कला है। जो हम सांची का स्तूप आगे देखेंगे उसकी मूर्ति कला, वहाँ पर मूर्तियाँ ऐसी मिलती हैं। मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का एक नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरे शहर का जीवन का बताया गया है। यहाँ पर लोग कैसे है ना ट्रैवल कर रहे हैं, ये कैसे क्या काम कर रहे हैं। इधर जो सिपाही या व्यक्ति हैं जो अपना काम कर रहे हैं, इधर है ना घोड़ों पर सवार है, या कोई कृषि कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो इसी तरह ये हमें मूर्तियों के थ्रू पूरे एक शासन के बारे में पता चलता है, पूरे एक राज्य की जानकारी मिलती है। हमने जब देखा था महाजनपद तो वहाँ उनकी राजधानी भी हमने पढ़ी थी, पाटलिपुत्र है ना। उसके अलावा जो भी राजगीर थे, तो हम चित्र देखें अभी अनेक शहरों में हमें वलय कूप मिलते हैं। वलय कूप क्या होते हैं? गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए इनको यूज़ किया जाता है। ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे, मतलब जहाँ से गंदा पानी गुसल खाने से या फिर नाली वगैरह से जो भी पानी था, कूड़ादान वगैरह फेंकने के लिए इन वलय कूपों को यूज़ किया जाता था। महल, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। लकड़ी, मिट्टी, कच्ची ईंटें और छप्पर से बने होने के कारण ज़्यादा समय तक टिक ना पाए हों। मतलब कि जो महल, बाजार या आम घर वो हमें बहुत कम मिले, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी जिसकी वजह से वो नहीं टिक पाए। वो लकड़ी के बने होते थे, मिट्टी के, कच्ची ईंटों के छप्पर से बनते थे, तो वो जल्दी नष्ट हो सकते थे। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं, भविष्य में हमें और भी पता चल सकता है इनके बारे में। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए जो नाविक और यात्री, नाविक कौन होते हैं? जो नाव के द्वारा मतलब कि जो अपनी यात्रा करते हैं, यात्रियों के विवरण द्वारा पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण अज्ञात यूनानी नाविक का है। मतलब एक यूनानी नाविक आया था जो नाव चलाने वाला, उसका एक विवरण मिलता है। ये देखिए, ये है वो विवरण। भरूच का जो यूनानी नाम की एक कहानी है, ये भी एक कहानी दी गई है। इसमें बेरी गाज़ा की जो संकरी खाड़ी है, बेरी गाज़ा जगह, उसकी संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते हैं। बेरी गाज़ा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी, सिक्के, इन सभी का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम और इत्र, यहाँ पर सब इनको मतलब इनका निर्यात होता था। मतलब ये दूसरे जगह पर भेजे जाते थे। निर्यात क्या होता है कि जब हम अपनी कोई चीज़ बनाकर, अपने देश में कोई वस्तु बनाकर वो दूसरी जगह हम भेजते हैं, मतलब व्यापार करते हैं, तो ऐसे में उसको निर्यात कहा जाता है। आयात किसे कहते हैं? जब हम दूसरी कंट्री से कोई चीज़, कोई वस्तु मंगवाते हैं।
राजा के लिए विशेष उपहार लेकर आते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल होते थे। मतलब राजा के लिए ये सभी उपहार लाए जाते थे। अब देखिए जिन जिन पत्रों पर, हाँ ये हम पढ़ रहे थे, यूनानी शासक ने जो लिखा है उसके बारे में हमने जो पढ़ा है ऊपर। अब हम बात करते हैं सिक्कों की। पुरातत्वविदों को इस युग के जो हज़ारों सिक्के मिले हैं उससे पता चलता है कि सबसे पुराने कौन से सिक्के थे, आहत सिक्के, जो करीब 500 साल तक चले थे। इनका जो चित्र नीचे दिया गया है, चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों को आहत करके बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के, ये देख सकते हैं आप, आहत मतलब ऊपर इनकी छपाई वगैरह करके बनाना, तो इसको आहत सिक्के कहा जाता है। अब देखिए आहत सिक्के क्या होते हैं। कभी कभी आयताकार होते हैं, कभी गोलाकार, वर्गाकार भी होते हैं, या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं हुआ था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाते हैं। ये सिक्के जो हैं उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन थे। मतलब इन पर लिखा नहीं होता था, सिर्फ यहाँ इन पर ठप्पा ही लगाया जाता था किसी चित्र का, तो इसी वजह से इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। अब देखिए विनिमय के अन्य साधन क्या थे। विनिमय होता है जो आपस में आदान प्रदान करना, कि आपके पास आलू है आप मुझे ये दे दो, मेरे पास गेहूँ है आप गेहूँ ले लीजिए, तो ये हो गया विनिमय। संगम साहित्य की एक कविता है, उससे क्या पता चलता है कि खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट ना जाएं, शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है, समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। तो ये नमक के बारे में लिखा हुआ है, तो नमक की बात की गई कि नमक का कैसे उत्पादन हो रहा था। अब हम बात करते हैं नगरों की। हमें बहुत से ऐसे नगर भी देखने को मिलते हैं। नगर बहुत से कारणों से महत्वपूर्ण है। जैसे मथुरा का जो नगर है वो कुछ धार्मिक कार्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। 2500 साल से भी ज़्यादा ये पुराने नगर है और इसमें एक महत्वपूर्ण नगर रहा है ये जो मथुरा। यहाँ पर यातायात व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित है। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की तरफ जाता है, दूसरा उत्तर से दक्षिण की तरफ। शहरों के चारों तरफ किलेबंदी थी, इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान, पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का एक केंद्र था। मथुरा में बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाई जाती थी। करीब 2000 साल पहले मथुरा जो था कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, जहाँ पर बौद्ध विहार और जैन धर्म मिलते हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो आपने सुना ही होगा मथुरा है ना, कृष्ण से रिलेटेड ये जगह है, तो उन भक्ति का एक बहुत बड़ा केंद्र है। मथुरा में प्रशस्त्र खंडों तथा मूर्तियों पर अभिलेख मिलते हैं। वहाँ पर मतलब लिखे हुए बहुत सी जानकारी मिलती हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो कि स्त्रियों पुरुषों द्वारा मठों मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। मतलब किसी स्त्री किसी पुरुष ने कितना दान दिया मंदिरों को, तो उनके बारे में जानकारी मिलती है। प्राय शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार का दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों के सभी के उल्लेख मिलते हैं। इसके अलावा शिल्प और शिल्पकार के नमूने भी मिलते हैं हमें। पूरा स्थलों पर जो शिल्प हैं उसके नमूने, इसमें जो मिट्टी के बर्तन मिलते हैं हमें बहुत ही पतले और सुंदर थे, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। क्योंकि ये ज़्यादातर महाद्वीप के उत्तरी भाग में मिलते हैं, तो लोकेशन के अकॉर्डिंग उनका नाम उत्तरी काले चमकीले पात्र रखा गया। दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे, जहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों काम करते थे। तो मतलब प्रसिद्ध केंद्र भी हमें देखने को मिलते हैं। अनेक जो शिल्पकार होते थे, जो आर्ट एंड मतलब कला वगैरह करते थे, तथा व्यापारी अपने संघ बनाने लगे। उन्होंने अपनी अपनी ग्रुपिंग कर दी, जिन्हें श्रेणी कहते थे। फिर इनकी श्रेणियां बनने लगी।
शिल्पकारों की श्रेणियों का काम होता था प्रशिक्षण देना, मतलब ट्रेनिंग देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना। तो एक तो श्रेणी ये थी कि जो शिल्पकार थे, एक तो वो जो काम था उसको उसकी ट्रेनिंग देते थे। दूसरा, कच्चा माल उन्हें अवेलेबल करवाते थे, जो माल तैयार करते थे उन कर्मचारियों को। और तैयार माल का वितरण मतलब एक जगह से दूसरे भाग पर लेके जाना। जो व्यापारियों की श्रेणी थी वो व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जो लोगों के पास जमा रहता था, मतलब पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था, उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था, फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। तो ये मतलब कि लाभ का जो हिस्सा होता था व्यापारियों के पास जो रहता था वो उन लोगों को दे देते थे जिन लोगों को ये काम करते थे, जिनको ये होता था। उत्तरी काले चमके पात्र कौन से होते थे? ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखते हैं और चमकदार काली सतह के वाले पात्र होते हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टे पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो कि इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। मतलब कि इन पर बाद में लेप किया जाता था, जिससे ये और ज़्यादा चमकीले हो जाते थे। अब देखिए, सूत कातने और बुनने के नियम क्या होते थे। ये भी अर्थशास्त्र के नियम हैं और अर्थशास्त्र का जो अध्याय 7 है उसमें ये नियम दिए गए हैं। ये इसमें वर्णन किया गया कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। जैसे ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने में काम में विधवाओं, सक्षम अक्षम महिला, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। मतलब कि जिनको सैलरी दी जाती थी, पैसा मिलता था इस काम के लिए, उनको ये काम के लिए सूत काटने के लिए लाया जाता था। इन्हें काम के गुणवत्ता के अनुसार ही मेहनत देना चाहिए। तो ये नियम लिखा हुआ है। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं, फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। तो ये कुछ नियम मिले हैं। वो औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं, उन्हें अपना माल कारखाने तक ले जाना पड़ता है, जहां उन्हें परीक्षण मिलता है। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक और उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे फिर सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब जो जांच करने वाला होता है, ऑब्जर्वर, अगर वो औरत की तरफ ध्यान रखता है या इधर उधर की बातें करता है, फालतू बातें, तो उसे सज़ा होनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना चाहिए। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। तो ये कुछ नियम मिले, बहुत सख्त नियम है देखने को, मतलब अंगूठा भी काट सकते हैं वो। अब इसके अलावा अरिकामेडू के बारे में हम बात करेंगे। ये एक जगह है पुदुचेरी की। लगभग 2200-1900 साल पहले अरिकामेडू एक पत्तन था। यहाँ पर दूर दूर से जो जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना ढांचा मिलता है, जो कि गोदाम राव, ऐसा माना जाता हो सकता है गोदाम हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इसमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। मतलब ऐसा होता था बर्तन, है ना, तो ये हत्थे लगे होते हैं, तो ऐसे इधर से पकड़ सकते हैं। साथ ही अरेटाइन जैसी मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर अरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। मतलब ये बर्तनों की बात की गई है। अरिकामेडू में कुछ ऐसे बर्तन बनाए जाते थे जो कि अरेटाइन पात्र के नाम से जाने जाते हैं। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम से लिया गया था, किंतु वो भारत में ही बनाए जाते थे। यहाँ पर रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले। भारत में जितने भी एविडेंस है उससे ये पता चलता है कि भारत के जो व्यापार था वो सिर्फ भारत के अंदर ही सीमित नहीं था, बल्कि बाकी की जो भी कॉन्टिनेंट थे उन पर भी चल रहा था। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो कि कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। कुंड मतलब जहाँ पर पानी वगैरह रखा जाता है। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से जो मणके बनाने का पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं। मतलब मणके बनाने के लिए जितनी भी ज़रूरत होती है तो उतने हमें वहाँ पर एविडेंस मिले हैं।
अब देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा, पहले ये देखिए, ये है मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन ऐसे होते थे, अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में कुछ अभिलेख भी देखने को मिले, मतलब कुछ जानकारी मिली है। जैसे आज भी हम बर्तनों पर नाम लिखवाते हैं ना, नया बर्तन लेते हैं तो उससे नाम लिखवाया जाता है, तो वैसे ही कुछ अभिलेख भी मिले हैं। शुरुआत में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। इसके अलावा यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। ये रोम है, रोम का उदाहरण दिया हुआ है। इसका विकास लगभग तभी होता है जब गंगा के मैदान में शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यहाँ पर यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक फैला हुआ साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक है ऑगस्टन। ऑगस्टन ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने ये कहा था कि रोम जो है वो ईंटों का शहर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं रोम की जो बनतर ऐसी बनी हुई थी, जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया था। ऑगस्टन और उसके बाद के जो शासक थे उन्होंने कई मंदिर, महल बनवाए। ऑगस्टन ने बड़े बड़े रंग मंडल मतलब कि एम्पी थिएटर बनवाए थे। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्हें स्नानागार भी बनवाए जहाँ पर स्त्रियों पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित किए गए थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे, आराम करते। बड़े बड़े जलवाही जो सेतु के ज़रिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों और गुस्लखानों के लिए पानी लाया जाता था। तो ये रोम शहर का वर्णन किया गया कि उस समय पर रोम शहर कैसा होता था। तो ये हमारा आज का चैप्टर इतना ही था। इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, लोहा, गांव, सिंचाई, संगम, नगर, वलयकूप जो घरों में होते थे जिसे गटर की तरह यूज़ किया जाता था, पतन और श्रेणी। तो इसमें आप ये एक्सरसाइज खुद से करके देखिएगा। ये खाली स्थान है, उसके बाद ये है, हाँ इसमें सही जवाब ढूंढना है। अब देखिए यहाँ पर टाइमलाइन है। सबसे पहले जो लोहे की शुरुआत तकरीबन 3000 साल पहले होती है। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर और आहत सिक्के 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत 2300 साल पहले हुई थी। अरिकामेडु का पतन होता है करीब 2200 और 1900 साल पहले। तो ये याद नहीं रखनी डेट्स, बस टाइमलाइन याद रखिए। सबसे पहले लोहे की शुरुआत, फिर नगर, आहत सिक्के बने, फिर संगम साहित्य की रचना और फिर अरिकामेडु जो था उसका पतन होना शुरू हो गया था। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अपने फिर नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।